जोरदार करतल ध्वनि की आवाज से माननीय अमित जी शाह एवं देवेंद्र फडणवीस और उपस्थित सभी मान्यवरों का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना, प्रवरा औद्योगिक शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक समूह यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या भव्य सहकार परिषद आणि शेतकरी मेळाव्यामध्ये मी स्वाती महाळंक आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते। आप सभी को स्वाति का प्यार भरा नमस्कार। सहकारातून समृद्धीकडे हा मंत्र ज्यांनी उभ्या देशाला दिला आणि विकासाची नवी वाट दाखवली, सहकारी साखर कारखानदारीचे जनक म्हणून ज्यांना संबोधलं जातं, त्या पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्या जन्म आणि कर्मभूमीमध्ये आज हा भव्य कार्यक्रम होतो है। और इस कार्यक्रम के लिए देश के गृह मंत्री एवं पहले सहकार मंत्री माननीय अमित जी शाह उपस्थित है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय मंत्री जी का। आणि त्यांच्याबरोबर आपकी गरिमामयी उपस्थिति ने आज यहाँ पे 4 चांद लगा दिए। बड़ी उम्मीदें लेके सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं आपसे मिलने के लिए। आणि माननीय मंत्री महोदयांबरोबर इथे व्यासपीठावर उपस्थित आहेत राज्याचे विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री माननीय रावसाहेबजी दानवे, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री माननीय डॉक्टर भागवतजी कराड, भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष माननीय चंद्रकांत दादा पाटील, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष माननीय जयप्रकाशजी दांडेगावकर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष माननीय विद्याधरजी अनासकर, त्याबरोबर राज्याचे माजी मंत्री सहकारातले ज्येष्ठ नेते माननीय हर्षवर्धनजी पाटील, ज्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेला आहे ते नगर जिल्ह्याचे सुपुत्र माननीय पोपटरावजी पवार आणि राहीताई पोपेरे,
विधान परिषदेतले विरोधी पक्षनेते माननीय प्रवीणजी दरेकर, आपण सुरुवातीपासून पाहता आहात ते विविध आमदार, इतर मान्यवर, पदाधिकारी हे सर्वजण आता इथे व्यासपीठावर उपस्थित आहेत। या कार्यक्रमाचे मुख्य संयोजक निमंत्रक राज्याचे माजी मंत्री माननीय राधाकृष्णजी विखे पाटील, या भागाचं युवा नेतृत्व अभ्यासू खासदार डॉक्टर सुजयजी विखे पाटील हे सर्वजण इथे व्यासपीठावर उपस्थित आहेत। नगर जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेचं अध्यक्षपद भूषविलेल्या माननीय शालिनीताई विखे पाटील ह्याही इथे उपस्थित आहेत। या सर्वांचं, व्यासपीठावरच्या इतर मान्यवरांचं या परिषदेसाठी प्रचंड मोठ्या संख्येने आत्मीयतेने आपल्या घरचा सोहळा समजून इथे उपस्थित असलेल्या आपल्या सर्वांचं प्रवरा परिसराच्या वतीनं मी मनपूर्वक स्वागत करते, पुन्हा एकदा स्वागत करते। आणि त्याचबरोबर या पुढच्या कार्यक्रमाकडे वळूया। पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलरावजी विखे पाटील यांनी सहकाराच्या माध्यमातून निर्माण केलेली विकासाची पायवाट स्वर्गीय बाळासाहेबजी विखे पाटील, राज्याचे माजी मंत्री आणि कारखान्याचे विद्यमान अध्यक्ष, सहकारातले ज्येष्ठ नेते आमदार राधाकृष्णजी विखे पाटील, त्याचबरोबर प्रवरा मेडिकल ट्रस्टचे काम पाहणारे डॉक्टर राजेंद्रजी विखे पाटील, त्याचबरोबर खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील आणि परिवारानं ही पायवाट पुढे नेत त्याचा राजमार्ग बनवला। मी विनंती करते आहे माननीय राधाकृष्णजी विखे पाटील यांना की त्यांनी या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करावं। आपल्या सर्वांचे नेते, मार्गदर्शक, आपल्या देशाचे नेते आणि आपल्या याच्या सहकार परिषद आणि शेतकरी मेळाव्याचे प्रमुख मार्गदर्शक, देशाचे कर्तबगार गृहमंत्री आणि नवीन सहकार मंत्रालय जे स्थापन झालं, आपल्या देशाचे पहिले सहकार मंत्री माननीय नामदार अमितजी शाह साहेब, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आपल्या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, आपल्या सर्वांचे नेते, राज्याचे विरोधी पक्ष नेते सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, भारतीय जनता पक्षाचे आपले प्रदेशचे अध्यक्ष, आपले मार्गदर्शक सन्माननीय चंद्रकांत दादा पाटील, देशाचे केंद्रीय राज्यमंत्री, रेल्वे सारखं अतिशय महत्त्वाचं खातं ज्यांच्याकडे आहे ते माननीय रावसाहेबजी दानवे साहेब, अर्थ राज्यमंत्री सन्माननीय डॉक्टर भागवतराव कराड साहेब, राज्याचे विरोधी पक्ष नेते विधान परिषदेचे आणि राज्यातल्या सगळ्यात मोठ्या मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे चेअरमन माननीय प्रवीणजी दरेकर साहेब, राज्य साखर संघाचे चेअरमन माननीय दांडेगावकर साहेब, राज्य सहकारी बँकेचे चेअरमन माननीय अनासकर साहेब, ज्यांचा आपण आज पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित झाल्यामुळे आपल्या जिल्ह्याचे भूषण माननीय पोपटरावजी पवार, माननीय श्रीमती राहीबाई पोपरे, त्याचप्रमाणे उपस्थित आपले माजी मंत्री गिरीश भाऊ महाजन, माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, विधानसभेतले माझे सर्व सहकारी आमदार श्रीमती मोनिकाताई राजळे, मान्य आमदार श्रीमाताई हिरे, मान्य आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील, मान्य आमदार श्वेताताई महाले, राहुल ढिकलेजी, आमदार शिवेंद्रराजे भोसलेजी, सर्व आलेले सर्वांना मान्य माजी आमदार,
राज्य पतसंस्थेचे फेडरेशनचे अध्यक्ष मान्य काका कोयटे, सर्व उपस्थित मान्यवर सर्वांचा नामोल्लेख वेळाभावी मी करू शकणार नाही. आपण सर्वजण मला क्षमा करा. आपल्या प्रवरा मेडिकल ट्रस्टचे डॉक्टर राजेंद्र विखे पाटील, माजी मंत्री अण्णासाहेब मस्के पाटील आणि या परिषदेकरता आलेले सर्व आपल्या जिल्ह्यातून आणि जिल्ह्याबाहेरून जमलेले सर्व माझे आपले कार्यकर्ते, शेतकरी बंधू भगिनी आणि तरुण मित्रांनो, प्रथमतः दत्त जयंतीच्या निमित्तानं आपल्याला सर्वांना मी मनपूर्वक शुभेच्छा व्यक्त करतो. सहकारी कारखानदारीची पंढरी म्हणून आशिया खंडात ओळख असलेल्या आपल्या प्रवरानगर परिसरामध्ये आज सोन्याचा दिवस उगवला असं म्हटलं पाहिजे. आणि कर्तबगार व्यक्तिमत्व त्यांच्याकडे आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी सहकार मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवली आणि आपल्या सहकारी पंढरीमध्ये त्यांचं आगमन होतंय. मी आपल्या तमाम शेतकरी बांधवांच्या वतीने, उपस्थितांच्या वतीने त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो, त्यांना धन्यवाद देतो. कोविडच्या नंतर पहिल्यांदाच एवढी मोठी सभा आपल्याकडे होते आणि मी आदरणीय मंत्री महोदयांना सांगू इच्छितो की आपण सहकार मंत्री झालात आणि खऱ्या अर्थानं सहकारी चळवळीला एक बळकटी मिळाली आणि उपस्थित सगळ्या जनसमुदाय जो आहे ही सहकाराची ताकद आहे आपल्या स्वागतासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहे. कारण सहकारी चळवळ ही सामान्य माणसानं आपल्या जीवापलीकडे जपलेली आहे. आणि इथे उपस्थित असणारा प्रत्येक माणूस हा सहकाराचा पाईक आहे. ही सहकारी कारखानदारी आशिया खंडातली सुरू करताना त्यावेळी पद्मश्री विखे पाटलांनी, डॉक्टर धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता अशा अनेक दिग्गजांची मदत घेतली आणि सहकारी कारखानदारीची मुहूर्तमेढ रोवली. त्याच्यानंतर संपूर्ण देशभरामध्ये सहकारी कारखान्याचा त्या ठिकाणी उदय झाला. नंतरची चळवळ आमचे सर्वांचे आदरणीय पद्मभूषण खासदार बाळासाहेब विखे पाटील यांनी समर्थपणे चालू ठेवली आणि आज या सहकाराच्या माध्यमातून हा संपूर्ण कायाकल्प झालेला आपण पाहतोय. या परिसरात आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आरोग्य विषयक हे देशासमोर एक मॉडेल म्हणून उभं राहिलं. आणि आज या सहकारी चळवळीच्या माध्यमातून ही सहकारी चळवळ टिकली पाहिजे. सहकारी चळवळीच्या माध्यमातून उभे राहिलेले जे जे व्यवसाय आहेत ते शेतकऱ्यांच्या मालकीचे आहेत, ते सक्षमपणे उभे राहिले पाहिजे. या दृष्टीने खऱ्या अर्थानं मध्यंतरीच्या काळामध्ये जी सहकारी चळवळीची पिछाड झाली, सहकारी चळवळीला कोणाचा आधार राहिला नाही. मग ती कारखानदारी असेल, बँका असतील, पतसंस्था असतील, ज्या ज्या म्हणून सहकारी संस्था आहेत, जो महाराष्ट्राचा आत्मा होता तो आत्मा हिरावून गेल्याचं चित्र राज्यामध्ये होतं. पण साहेब, मी मंत्री महोदयांना सांगू इच्छितो की आपल्या सहकार मंत्री झाल्याच्या नंतर पुन्हा एकदा नवी संजीवनी सहकारी चळवळीला मिळणार आहे हा आत्मविश्वास या राज्यातील प्रत्येक सहकारी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांना आहे. आज राज्यातील सहकारी कारखानदारांची अवस्था काय आहे? सहकारी कारखानदारी हिचं खाजगीकरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात रूपांतर होत चाललेलं आहे. टोणीमोल सहकारी कारखाने विकायचे, बँकांना हाताशी धरायचं. सहकारी चळवळीच्या जीवावर मोठे झालेले लोक नंतर खाजगी कारखाने काढले आणि सहकारी चळवळीला दोष द्यायला लागले. सहकारी कारखानदारी मोडीत निघते का असा प्रश्न निर्माण झाला. मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे सहकारातला आत्मा हिरावून घेण्याचा प्रयत्न होतो. तीच नागरी बँकांची अवस्था आहे, तीच जिल्हा बँकेची अवस्था आहे.
30 प्राथमिक सोसायट्यांची अवस्था आहे. राज्यातल्या पतसंस्थेची काही अवस्था वेगळी नाही आहे. आज या सगळ्या चळवळीला आधार देण्याची आवश्यकता आहे. आज महाराष्ट्रातल्या मी आकडेवारी काही सांगून आपला वेळ घेणार नाही, वेळ अगोदर भरपूर झालेला आहे. परंतु एकूणच या सहकारी चळवळीतला जो कार्यकर्ता आहे हा मोठ्या आशेने आपल्याकडे पाहतो, मोठ्या अपेक्षा आपल्याकडून आहे. आता जे अंगावरचे दागिने गहाण ठेवून ही काही प्रवारीची निर्मिती झाली आणि त्या पायाचे दगड झाले आणि त्यातूनही सहकाराच्या मंदिराचा कळस उभा राहिला. परंतु मधल्या काळामध्ये ही सहकारी चळवळ टिकते की नाही अशा प्रकारचा प्रश्न निर्माण झाला. आणि आज निश्चितपणे मला आपल्या सर्व तमाम शेतकरी बांधवांच्या वतीने, महिला भगिनींच्या वतीने आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांचं मनपूर्वक अभिनंदन केलं पाहिजे की त्यांनी या सहकाराला जीवदान देण्याचा निर्णय केला. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर 72 वर्षानंतर 75 वर्ष झाले आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याला, पण देश पातळीवर आपल्या राज्यातले अनेक नेते देश पातळीवर गेले, पण त्यांना सहकाराबद्दल कधी फक्त वरून आस्था होते, आतून त्यांनी कधी सहकाराला मदत करण्याची भूमिका घेतली नाही. म्हणून त्याही आपल्या राज्यावर ही वेळ आलेली आहे. म्हणून मला या निमित्ताने विशेष आनंद आहे की आपल्यावर साहेब ही जबाबदारी आता सहकारी चळवळीची दिलेली आहे. आमच्या तमाम शेतकरी बांधवांना, भगिनींना, आमच्या बचत गटातल्या महिला असतील त्यांना सुद्धा आपल्या माध्यमातून फार मोठ्या अपेक्षा आहेत. आणि मला खात्री आहे की देशाच्या पदोपदी आदरणीय प्रधानमंत्री जे पावलं टाकतायत, जे निर्णय करतायत, हा सुद्धा सहकाराचा निर्णय या भूमीतल्या सर्वसामान्य माणसाला, शेवटच्या माणसाला उजागर करण्याचा, त्याला सक्षम करण्याचा करता हा घेतलेला निर्णय, मला वाटतं हा निश्चितपणे आज केलेला संकल्प हा सिद्धीला गेल्याशिवाय राहणार नाही अशा प्रकारचा विश्वास व्यक्त करतो. आणि पुन्हा एकदा आपण आलात अतिशय घाईगर्दीमध्ये असताना, एवढ्या देशाचा व्याप आपल्या पाठीमागे आहे, त्यातून वेळ काढून साहेब आपण या सहकारी पंढरीमध्ये आलात. मी आपलं मनपूर्वक पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं स्वागत करतो, सर्व दादांचं स्वागत करतो, केंद्रीय मंत्र्यांचं स्वागत करतो. विशेष करून ज्येष्ठ नेते आदरणीय मधुकर पिचड साहेब या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित आहेत, त्यांचं या निमित्तानं स्वागत करतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, हा मेळावा आणि परिषद यशस्वी करण्यासाठी तुम्ही तमाम मंडळी ज्या मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलात, आपल्याला सलाम करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सहकार. धन्यवाद आमदार साहेब. यानंतर सर्व मान्यवरांचा सत्कार सोहळा इथे होणार आहे. सर्वप्रथम आपण देशाचे गृहमंत्री आणि पहिले सहकार मंत्री, आजच्या कार्यक्रमाचे मुख्य पाहुणे माननीय अमितजी शहा यांना सन्मानित करणार आहोत. मी प्रवरा परिसराच्या वतीनं हा सन्मान करण्यात येतो आहे. मी विनंती करते आहे आमदार राधाकृष्णजी विखे पाटील आणि खासदार डॉक्टर सुजय पाटील यांना. सर्वप्रथम माननीय मंत्री महोदयांना फेटा बांधण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र की जो सांस्कृतिक परंपरा रही है वो वीरता का प्रतीक कहलाने वाला फेटा माननीय मंत्री महोदय को पहनाया जा रहा है. विशेष अतिथियों का हृदय से स्वागत करने के लिए पहनाया जाता है ये फेटा. महाराष्ट्राच्या वीरतेचं, मर्दानीपणाचं प्रतीक असलेला हा फेटा आपण मर्दानी कार्य करणाऱ्या माननीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमितजी शहा यांना हा फेटा बांधण्यात येतो आहे. आपण स्क्रीनवरही पाहू शकत असाल. प्रवरा कन्या विद्या मंदिर तथा प्रवरा
प्रवरा गर्ल्स इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या विद्यार्थिनी सहकार गीताने या सत्कारास साथ देत आहे. माननीय मंत्री महोदयांना फेटा बांधण्यात आलेला आहे. यानंतर महावस्त्र देऊन त्यांना आपण सन्मानित करतो आहोत. महावस्त्र पहनाया जा रहा है और उसके बाद उनको दिया जा रहा है एक चांदी से बनाया गया बहुत ही खूबसूरत सम्मान चिन्ह. और इसके बाद माननीय मंत्री जी को सम्मानित किया जा रहा है एक बहुत सुंदर बैलगाड़ी देकर. किसानों की सही पहचान जिसे कहा जा सकता है, ऐसी बहुत ही सुंदर बैलगाड़ी है ये. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याची खरीखुरी ओळख असलेली ही बैलगाडी आणि त्या पाठोपाठ चांदीचा फाळ लावलेला एक सुंदर नांगर, भव्य असा नांगर आपण माननीय मंत्री महोदयांना भेट देत आहोत. चांदी से अलंकृत की गई किसानों की और एक पहचान है ये लकड़ी का हल. यानंतर प्रवरा मेडिकल ट्रस्टच्या वतीनेही माननीय मंत्री महोदयांना सन्मानित करण्यात येणार आहे. मी डॉक्टर राजेंद्रजी विखे पाटील यांना विनंती करते की त्यांनी मंत्री महोदयांना सन्मानित करावं. महावस्त्र आणि सन्मान चिन्ह देऊन प्रवरा आरोग्य अभिमत विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर राजेंद्रजी विखे पाटील माननीय अमितजी शहा यांना सन्मानित करत आहेत. हे भूमिपुत्रा सरकार भास्करा, हे भूमिपुत्रा सरकार भास्करा. आपण या सन्मानाला टाळ्यांचीही जोड देऊया. टाळ्यांच्या कडकडाटात समृद्धीचा सहकारातून समृद्धीचा मार्ग माझा विला विठ्ठला जनपाला. हे भूमिपुत्रा सरकार भास्करा, हे भूमिपुत्रा सरकार भास्करा, सरकार भास्करा. एक खूप सुंदर फ्रेम माननीय मंत्री महोदयांना इथे सादर भेट देण्यात आलेली आहे. माननीय अमितजी शहा यांचं अत्यंत यथायोग्य वर्णन करणारी, उनको मास्टर माइंड जो वो काम करते ही है उसकी एक और याद दिलाने वाली बहुत ही खूबसूरत फ्रेम भेट दी गई है माननीय मंत्री महोदय को. आता यानंतर आपण पुढे सन्मानित करणार आहोत राज्याचे विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री आपल्या सर्वांचे नेते माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांना. मी माननीय अण्णासाहेब म्हस्के पाटील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक अण्णासाहेब म्हस्के पाटील यांना विनंती करते की त्यांनी माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांना सन्मानित करावं. शाल, सन्मान चिन्ह, बैलगाडी देऊन आपण त्यांचा सन्मान करतो आहोत. चांदीच्या सन्मान चिन्हानंतर एक सुंदरशी बैलगाडी आपण माननीय फडणवीस साहेबांना भेट देतो आहोत. यानंतर प्रवरा मेडिकल ट्रस्टच्या वतीनेही माननीय फडणवीस साहेबांना सन्मानित करण्यात येणार आहे. मी प्रवरा आरोग्य अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉक्टर राजेंद्रजी विखे पाटील यांना विनंती करते की त्यांनी फडणवीस साहेबांना सन्मानित करावं. महावस्त्र आणि सन्मान चिन्ह देऊन आपण त्यांचाही सत्कार करतो आहोत. माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांना सन्मानित करत आहेत डॉक्टर राजेंद्र विखे पाटील. धन्यवाद. यानंतर सन्माननीय खासदार डॉक्टर सुजयदादा विखे पाटील यांना विनंती आहे प्रवरा परिवाराच्या वतीनं आज माननीय श्री रावसाहेबजी दानवे केंद्रीय रेल्वे मंत्री यांचा आपण सत्कार करावा, सन्मान करावा. माननीय रावसाहेबजी दानवे यांना विनंती आहे प्रवरा परिसराच्या वतीनं या सहकार परिषदेत सत्काराचा सन्मानाचा आपण स्वीकार करावा. त्याचबरोबर खासदार डॉक्टर सुजयदादा विखे पाटील यांना विनंती आहे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री माननीय नामदार डॉक्टर भागवतजी कराड
धन्यवाद. शेतकऱ्याची पहिली गाडी म्हणजे बैलगाडी आणि बैलगाडी देऊन प्रवरा परिसराच्या वतीनं हा सन्मान होत आहे. खासदार डॉक्टर सुजयदादा विखे पाटील यांना विनंती आहे, यानंतर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री माननीय नामदार डॉक्टर भागवतजी कराड यांना प्रवरा परिवाराच्या वतीनं आपण सन्मानित करावं. शाल, स्मृतिचिन्ह आणि आता जरी आधुनिक युगाकडे आपण वळत असलो तरी शेतकऱ्यांची निशाणी म्हणजे बैलगाडी, शेतकऱ्यांची पहिली गाडी या ठिकाणी सन्मान चिन्हाच्या रूपाने आपण देत आहोत. भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष माननीय चंद्रकांत दादा पाटील हेही इथे उपस्थित आहेत. मी विनंती करते आहे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक माननीय अण्णासाहेबजी मस्के पाटील यांना की त्यांनी चंद्रकांत दादा पाटील यांना सन्मानित करावं. यानंतर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष माननीय विद्याधरजी अनास्कर यांना सन्मानित करावं अशी विनंती करते आहे माननीय राधाकृष्णजी विखे पाटील यांना. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष माननीय जयप्रकाशजी दांडेगावकर यांचाही सन्मान माननीय राधाकृष्णजी विखे पाटील यांनी करावा अशी विनंती आहे. माननीय जयप्रकाशजी दांडेगावकर यांना सन्मानित करण्यात येत आहे. माननीय राधाकृष्णजी विखे पाटील त्यांचा सन्मान करत आहेत. अहमदनगर जिल्ह्याची भूमी ही खऱ्या अर्थानं सुपीक म्हणायला लागेल. कधी काळी इथं पाण्याची कमतरता दुर्भिक्ष होतं, पण तरीही ऊसाचं भरघोस पीक इथे तरारलं, फोफावलं. या सुपीक जमिनीमध्ये साहित्य, कला यांच्याबरोबर सामाजिक चळवळी, आंदोलनंही रुजली आणि खऱ्या अर्थानं संस्कृती फळत फुलत गेली. याच जिल्ह्यातल्या 2 मान्यवरांना पद्मश्री सन्मान मिळालेला आहे. आज त्यांनाही आपण सन्मानित करणार आहोत. पद्मश्री सम्मान से विभूषित इस जिले के 2 गणमान्य व्यक्तियों को आज के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी के हाथों सम्मानित करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है. हम विनती करते हैं माननीय अमित जी शाह को कि पोपटराव जी पवार को सम्मानित करें. कभी सालों से सूखा पीड़ित रहने वाला हिवरे बाजार गांव अपनी कड़ी मेहनत और ग्राम विकास के माध्यम से आमूलाग्र परिवर्तन कर दिया और देश को बता दिया कि ग्राम विकास के माध्यम से प्रगति की कितनी बड़ी उड़ान ली जा सकती है. ऐसे माननीय पोपटराव जी पवार को सम्मानित किया जा रहा है. अभी माननीय अमित जी शाह सर के हाथों से महावस्त्र, सम्मान चिन्ह और साईं बाबा की मूर्ति दी जा रही है. उनके बाद बीज माता जिनसे कहा जाता है वो राहीबाई पोपेरे जी को भी अभी सम्मानित किया जाएगा. पद्म पुरस्कारांसाठी नावं निश्चित करण्याची जी वेगळी पद्धत माननीय पंतप्रधानांनी सुरू केली, त्यामुळेच कोंभाळणेसारख्या छोट्याशा गावामध्ये राहून सुद्धा मूकपणाने आपलं आगळं वेगळं काम सुरू ठेवणाऱ्या, बीज बँकेचं काम सुरू ठेवणाऱ्या राहीबाईंची ओळख सगळ्या जगाला झाली. आज त्यांचाही सन्मान माननीय अमितजी शहा यांच्या हस्ते आपण इथे करतो आहोत. पैठणी, सन्मान चिन्ह आणि साईबाबांची प्रतिमा देऊन. यानंतर पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलरावजी विखे पाटील यांच्या सन्मानार्थ जे साहित्य पुरस्कार दिले जातात ते साहित्य सेवा जीवन गौरव पुरस्कार 2019-20 साठी माननीय डॉक्टर रमेश धोंगडे यांना दिला जातो आहे. माननीय अमितजी शहा यांच्या हस्ते त्याचं वितरण होतं आहे. 1 लाख रुपये रोख, सन्मान चिन्ह, महावस्त्र आणि पद्मश्री विखे पाटील यांचा पुतळा असं या पुरस्काराचं स्वरूप आहे. हा पुरस्कार 2020-21 साठी डॉक्टर तारा भवाळकर यांना जाहीर झालेला आहे. मात्र प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्या आज इथे येऊ शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे
आज रमेश धोंगडे यांना आपण सन्मानित केलेला आहे। आता यानंतर आपण मान्यवरांचे विचार इथे ऐकणार आहोत। मी सर्वप्रथम विनंती करते आहे माननीय श्री जयप्रकाशजी दांडेगावकर यांना की त्यांनी आपले विचार इथे व्यक्त करावेत। देशाचे गृहमंत्री आणि आपल्या सर्वांचे सहकार मंत्री अमितजी शहा, माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी फडणवीस, सन्माननीय मंत्री रावसाहेबजी दानवे, सन्माननीय मंत्री भागवतरावजी कराड, चंद्रकांत दादा पाटील, अनास्करजी, आजच्या सत्कार मूर्ती पद्मश्री पोपटरावजी, पद्मश्री राहीताई, ज्यांच्या निमंत्रणावरून आज आपल्या सगळ्यामध्ये आहे असे राधाकृष्ण विखेजी, माजी मंत्री हर्षवर्धनजी, व्यासपीठावर विराजमान सर्व मान्यवर, उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, आपला आक्षेप नसेल तर मी थोडं हिंदीतून बोलतो। मैं शुरुआत में ही डॉक्टर धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठ भाई मेहता और पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटिल को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने ये सहकारिता का कार्यक्रम शुरू किया और उसी कार्यक्रम की बदौलत मुझे राज्य संघ का और देश के संघ का अध्यक्ष बनने का मौका मिला, जिसकी शुरुआत इस प्रावरा में हुई थी। और खुशी की बात यह है, जहां सहकार का बीज बोया गया वहीं महाराष्ट्र में पहली बार आज देश के सहकार मंत्री अमित भाई शाह पधारे हैं। अमित भाई, आपके सहकार मंत्री बनने से सहकारिता के देश भर के कार्यकर्ताओं की उम्मीदें बहुत बढ़ गई है। जिस तरह राधा कृष्ण जी ने बताया कि बीच का समय सहकारी कार्यकर्ताओं के लिए, सहकारी संस्थाओं के लिए बहुत मुश्किल समय जा रहा था, लेकिन आप जब से सहकार मंत्री बने हैं एक उम्मीद बनी है कि सहकार को फिर से नवसंजीवनी मिलके सहकारिता और सफल, मजबूत, और आपकी जो उम्मीद है सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ सहकार में ही हो सकता है। सहकार में ही आप इक्वालिटी ला सकते हैं और सहकार से ही आप प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। ये हमें बताने की जरूरत नहीं, आपने खुद गुजरात में इस कार्यक्रम में सहकारिता में काम किया है। हमें बहुत बहुत खुशी है कि आपके आने से इस सहकारिता को, जो महाराष्ट्र में बढ़ी है, थोड़ी सी अभी मुश्किल में है, लेकिन ये देश भर में सहकारिता बढ़ेगी, ऐसी आपसे उम्मीद रखते हैं। वैसे पहला ही ये दौर था जिसमें सहकार ने शक्कर में काम किया, बैंकिंग में काम किया, दूध में काम किया, कपास में काम किया। कपास में तो काश्तकारों की खरीदी, कपास की खरीदी काश्तकारों की फेडरेशन की तरफ से होती थी, काश्तकारों की जीनिंग प्रेसिंग होती थी, काश्तकारों की सूद गिरनियाँ लगी और काश्तकारों की कपड़ा मिल भी लगे, ये उम्मीद थी। लेकिन कुछ वजह से, कुछ लोगों की वजह से, कुछ कानूनन प्रावधान की वजह से इसमें नुकसान आया और ये रुक गई। शक्कर की हालत भी, शक्कर के दाम गिरने से, गन्ने की ज़्यादा उपजाऊपना होने से, एक्सपोर्ट को शक्कर के भाव कम होने से, शक्कर कारखानों की हालत भी कुछ मुश्किल सी हो गई थी। अभी सरकार ने उसे ज़रूर इथेनॉल के माध्यम से, एक्सपोर्ट सब्सिडी के माध्यम से मदद की है, लेकिन जो 4 साल नुकसान हुआ उससे जल्दी शक्कर कारखाने उठ नहीं सकेंगे। लेकिन आपके सहकार मंत्री बनने से सारे ही सहकारी कार्यकर्ताओं की और किसानों की खास तौर से उम्मीद बनी है, हौसला बढ़ रहा है कि सहकार को एक नई संजीवनी, नया रूप
ज़रूर आपके मार्गदर्शन में मिलेगा। बहुत सारे वक्ता है, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहता हूँ सर कि सही अगर समृद्धि लाना है, आपने जो लिखा है सहकार से समृद्धि, उसका बेस्ट एग्जाम्पल महाराष्ट्र है। सहकार से समृद्धि आई, कुछ वजहों से बीच में ये थोड़ा सा रुक गया था। आपका केंद्र का और राज्य का दोनों का सहारा मिल गया तो गरीबों की मूवमेंट है। ये कोई हमेशा एक बार आपने सपोर्ट दे दिया और चल दिया, ऐसा नहीं हो सकता। सहकार ये गरीबों की मूवमेंट है। बीच बीच में जब भी जरूरत पड़े आपके मदद की अगर जरूरत रही तो ये जरूर आसमान छुएगी, इतना आपसे मैं वादा करता हूँ। और विखे जी ने यहाँ बुलाया, आप सब में मिलने का मौका दिया, आप सब में शामिल होने का मौका दिया, इसलिए विखे जी का, उनके परिवार का धन्यवाद देता हूँ। रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद दांडेगावकर जी, बहुत संक्षिप्त और सटीक रूप से अपनी बात उन्होंने अपने सामने रखी। यानंतर मी विनंती करते आहे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष माननीय विद्याधरजी अनास्कर यांना की त्यांनी आपले विचार व्यक्त करावे। केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह और प्रथम सहकार मंत्री आदरणीय अमित जी शाह, महाराष्ट्र के विरोधी पक्षनेता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, केंद्रीय रेलवे मंत्री आदरणीय राव साहेब जी दानवे जी, केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री आदरणीय भागवत जी कराड और चंद्रकांत दादा पाटिल जी, सुजय जी विखे पाटिल, राधाकृष्ण विखे पाटिल और सभी मंच पर उपस्थित और सब सज्जन भाई और बहनों, पहली बार मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं हिंदी में मेरी इतनी फ्लुएंसी नहीं है, फिर भी मैं साहब आपके लिए थोड़ी बहुत ही संक्षिप्त में कोऑपरेटिव में जो कुछ आज हमारी दिक्कत है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। केंद्र सरकार द्वारा खुली अर्थव्यवस्था अपनाने के बाद निधि क्षेत्र को जिस तरह उदार नीति से लाभ हुआ, उसी तरह का लाभ सहकारी क्षेत्रों को हो और दोनों क्षेत्रों को समान अवसर मिले, इसलिए पिछले 30 सालों में बहुत प्रयास हुआ। कई समितियों का गठन किया गया, लेकिन अभी तक और उन सभी समितियों ने कई परिवर्तन के सुझाव दिए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, ये सच्चाई है। आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में सन 2002 में सहकारिता की राष्ट्रीय नीति घोषित की गई। उसका उद्देश्य स्वतंत्र, स्वायत्त और लोकशाही नियंत्रण होने वाली सहकारिता संस्थाओं को स्वस्थ ढंग से वृद्धिंगत करना था, लेकिन वास्तव में आज सहकारिता क्षेत्र में इन सभी की कमी दिखाई देती है। राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को लेकर प्रादेशिक असंतुलन को दूर करना, सहकारिता के बारे में प्रशिक्षण देना, सदस्यों को साक्षर बनाना, सहकारिता में प्रोफेशनलिज्म लाना यही था, लेकिन उनको हासिल करने के लिए आज तक कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। संविधान में सहकारिता का मूलभूत अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट दिया गया है, लेकिन फिर भी सर बहुत ही सहकारी बैंकों के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर भी 2002 के बाद एक भी सहकारिता बैंक को रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लाइसेंस नहीं दिया है। वर्तमान में तो उन्होंने शाखा की अनुमति देने का भी बंद किया है, जबकि संविधान में आर्टिकल 19(4) के अनुसार रिजर्व बैंक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है, लेकिन अनुमति न देने का पॉलिसी डिसीजन वो नहीं ले सकती। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक द्वारा सहकारिता बैंकों को लेकर अपनाई गई नीति सहकारिता के विपरीत है। इतना ही नहीं, वर्तमान में रिजर्व बैंक सहकारिता बैंकों का रूपांतरण व्यापारी बैंकों में करना चाहती है। यह तो किसी नागरिक का सख्ती से धर्म परिवर्तन करने जैसा है और सख्त आर्थिक निकोषण के आधार पर उनका अस्तित्व समाप्त करना निश्चित रूप से सहकारिता क्षेत्र के लिए हानिकारक होगा। इसके लिए कुछ स्वतंत्र उपाय करने की आवश्यकता है। अभी दांडेकर साहब ने एक बोला था कि आपके नया मंत्रालय का बोध वाक्य सहकारिता से समृद्धि है। समृद्धि यानी कि मैं सोचता हूं कि कॉमन समृद्धि, सभी सदस्यों की समृद्धि, लेकिन वास्तव में सहकारिता में सिर्फ गिने चुने लोगों को ही समृद्धि बनती है। और ये ऐसा क्यों होता है, एक खोजबीन का विषय है। सहकारिता से समृद्धि एक बात है,
लेकिन आवश्यकता न होते हुए भी केवल समृद्धि के लिए सहकारिता को गले लगाना एक दूसरी अलग बात है। जरूरत है कि ऐसे लोगों के लिए सहकारिता का द्वार बंद करने का उपाय ढूंढे जाएं। आज गोरेवाला समिति के फुजाओं के अनुसार पहली पंचवार्षिक योजना में सहकारिता पर एक स्वतंत्र अध्याय रखा गया था। देश की योजना प्रक्रिया में सहकारिता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। बाद में पंचवार्षिक योजनाओं में सहकारी का तो उल्लेख भी नहीं दिखाई पड़ता। देश के बजट में भी कभी भी सहकारिता को ज्यादा स्थान नहीं मिलता है। सहकारिता को बलशाली बनाना हो तो पंचवार्षिक योजना एवं बजट में उसे स्थान देना समय की आवश्यकता है। आज के स्पर्धात्मक युग में सहकारिता के मूल तत्वों में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सहकारिता में निवेश के आकर्षक बनाने के लिए लाभांश के साथ साथ रिजर्व फंड की मदद से उनके कैपिटल में वृद्धि होनी चाहिए। सहकारिता संस्था में व्यवसाय में अधिक सहभाग देने वाले सदस्यों को वोटिंग में 2 अधिकार देने की मांग भी आज है। आज कई तरह की सहकारी संस्थाएं हैं। आज व्यापारी तत्वों पर चलने वाली रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों को व्यावसायिक लाइसेंस दिया है, लेकिन उन्हें एक ही समय सहकारिता तत्वों को और व्यापारी तत्वों का पालन करना कठिन जाता है। इसलिए सहकारिता अधिनियम में सहकारिता संस्थाओं के प्रकार के अनुसार स्वतंत्र विभाग होना चाहिए, वैसे कि सहकारिता अधिनियम बैंकिंग, सहकारिता अधिनियम हाउसिंग, सहकारिता अधिनियम शुगर, डेयरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह से आज सहकारी संस्थाओं के सेवावृत्ति से कार्य करने वाले संचालकों को कोई मानधन मिलता नहीं। इस पार्श्वभूमि पर प्रबंधन में उनका हिस्सा बढ़ाने के लिए उन्हें विशिष्ट सीमा तक अर्थात मुनाफे के 5 या 10% तक हिस्सा देने के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। संस्था की हानि में जब इन्हीं संचालकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो मुनाफे में उन्हें हिस्सा देने में क्या हर्ज है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। सर, देश में सहकारिता विश्वविद्यालय स्थापन करने की घोषणा के द्वारा आपने एक क्षेत्र को नई ऊर्जा दी है। आज इस अवसर पर मैं आपसे इतना ही नम्र अनुरोध करता हूं कि विश्वविद्यालय पुणे में किया जाए और इसके पहले आपके पास किए अनुरोध के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य में जो जल्द शुरू होने के लिए जो वैकुंठ भाई मेहता कोऑपरेशन इंस्टीट्यूट का रूपांतरण यूनिवर्सिटी ऑफ कोऑपरेशन में करने का अनुरोध है। सर, जाते जाते एक बात है, आदरणीय अमित जी साहब को मैं बताना चाहता हूं कि देश के पहले सहकार मंत्री के रूप में आपने जब से जिम्मेदारी संभाली है तब से बहुत सारी अफवाहों का जन्म हुआ है। लोगों में डर फैलाया जा रहा है कि अब सहकार मिटाकर निजीकरण का बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन सहकार क्षेत्र में काम करने वाले मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को मालूम है कि आपकी जड़ें सहकार क्षेत्र से जुड़ी है। महाराष्ट्र की तरह गुजरात के सहकार क्षेत्र ने देश को बड़े बड़े नाम दिए हैं, उनमें से एक आप है। इसलिए इस अवसर पर मैं आदरणीय अमित जी से प्रार्थना करता हूं कि आप महाराष्ट्र के सहकार क्षेत्र को आश्वस्त करें और देश की पहली सहकार यूनिवर्सिटी की नींव महाराष्ट्र में डालने के लिए पूरा सहयोग करें। महाराष्ट्र आपके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं मेरे वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद अनास्कर जी। इसके बाद यानंतर मी विनंती करते आहे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री विरोधी पक्षनेते माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांना, त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन करावं। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा करतो। आज हा कार्यक्रम आपण बघतोय याचं कारण पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी याच भागामध्ये सहकाराची मुहूर्तमेढ केली आणि म्हणून त्यांनाही आजच्या निमित्ताने मी आदरांजली अर्पित करतो। मंचावर उपस्थित ज्यांचं भाषण ऐकण्याकरता आपण सगळे उत्सुक आहात ते भारत देशाचे पहिले सहकारिता मंत्री आणि दमदार गृहमंत्री आदरणीय अमित भाई शहाजी
केंद्रीय राज्यमंत्री माननीय रावसाहेब पाटील दानवे, माननीय भागवतजी कराड, आमचे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील, माझे सहकारी प्रवीणजी दरेकर, त्याचप्रमाणे गिरीशजी महाजन, हर्षवर्धनजी पाटील, जयप्रकाशजी दांडेगावकर, रामभाऊ शिंदे, मधुकरराव पिचड, या ठिकाणी उपस्थित श्री विद्याधर अनासकरजी, त्याचप्रमाणे ज्यांचा आपण पद्मश्री मिळाल्याबद्दल सत्कार केला ते आदर्श गाव चळवळीचे निर्माते आदरणीय पोपटरावजी पवार, दुसऱ्या पद्मश्री राहीबाई पोपरे, या ठिकाणी हा संपूर्ण कार्यक्रम ज्यांनी आयोजित केला ते महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि खऱ्या अर्थानं या सहकारी चळवळीला आणि या प्रवरा परिवाराला पुढे घेऊन जाणारे श्री राधाकृष्ण विखे पाटीलजी, त्यांच्यासोबत आमचे तरुण तडफदार युवा नेते आणि खासदार सुजय विखे पाटीलजी, सौ शालिनीताई विखे पाटीलजी, श्री राजेंद्र विखे पाटीलजी, मंचावर उपस्थित सर्व आमचे सहकारी आमदार, माजी आमदार, पदाधिकारी, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी ज्यांना आपण पुरस्कार दिला ते डॉक्टर रमेश धोंगडेजी, मंचासीन सर्व महानुभाव आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, खरं म्हणजे हा एक विलक्षण योगायोग आहे की ज्या ठिकाणी सहकाराची मुहूर्तमेढ करत पहिला सहकारी साखर कारखाना त्याची निर्मिती झाली, आज त्याच भूमीवर देशाचे पहिले सहकार मंत्री हे सहकार परिषद घेण्याकरता येत आहेत. मला असं वाटतं की हा एक अतिशय चांगला संयोग आहे आणि येत्या काळामध्ये सहकाराला पुढे घेऊन जाण्याकरता माननीय अमित भाईंच्या माध्यमातून प्रचंड मोठं काम हे होणार आहे. त्या कामाची नांदीच आजच्या या सहकार परिषदेच्या माध्यमातून आपल्याला मिळते, ज्याचा थोडक्यात उल्लेख अनासकर साहेबांनी केला. खरं म्हणजे श्री अमितभाई शहा हे जसे एक राजकीय नेते आहेत तसेच ते सहकारी चळवळीतनं तयार झालेले कार्यकर्ते आहेत. अमित भाईंचं मूळ हे सहकार आहे. त्यांना ज्यावेळेस देशाचे पहिले सहकारिता मंत्री करण्याचा निर्णय हा माननीय मोदीजींनी घेतला तो ते सक्षम आहे म्हणून तर घेतलाच, पण त्याहीपेक्षा सहकाराच्या मुळापर्यंत ज्यांना जाणीव आहे अशा प्रकारचे अमित भाई असल्यामुळे आज सहकारिता मंत्री म्हणून त्यांना त्या ठिकाणी नेमण्यात आला. आणि बघा, सहकार जाणणारा व्यक्ती हा ज्यावेळेस मंत्री होतो पहिला निर्णय काय घेतला? गेले 30 वर्ष आम्ही सगळे भांडत होतो की आमच्या साखर कारखान्यांनी आमच्या शेतकऱ्याला 2 पैसे जास्त दिले तर त्याला इन्कम टॅक्स लागत होता. 30 वर्ष आम्ही भांडत होतो, सुप्रीम कोर्टापर्यंत भांडलो, कोट्यवधी रुपये आम्ही फीचे देऊन टाकले. अमित भाई मंत्री झाल्याबरोबर पहिला निर्णय त्यांनी केला आणि या इन्कम टॅक्सच्या जाचातनं आमच्या साखर कारखान्यांना सोडवलं आणि 8,000 कोटी रुपये जो भुर्दंड आमच्या साखर कारखान्यांवर त्या ठिकाणी लागला असता तो 8,000 कोटी रुपयाचा भुर्दंड हा त्या ठिकाणी कमी करण्याचं काम आणि 30 वर्षाचा हा भिजत असलेला प्रश्न सोडवण्याचं काम हे माननीय अमितभाई शहा यांनी केलं. ज्यावेळी माननीय मोदीजींचं सरकार देशामध्ये आलं आणि महाराष्ट्रामध्ये आमचं सरकार आलं, अनेक लोक असं म्हणायचे की यांना सहकारातलं काय समजतं, आता सहकाराचं काय होणार, आता सहकार अडचणीत येणार. पण मला सांगताना आनंद वाटतो की केंद्रातल्या मोदीजींच्या सरकारनं आणि 5 वर्षाच्या आमच्या सरकारनं सहकारामध्ये जे निर्णय घेतले ते सहकाराला पूर्णपणे अडचणीतनं बाहेर आणणारे अशा प्रकारचे निर्णय होते. आणि आजही आपण पाहू शकतो की त्या 5 वर्षामध्ये मग 2,000 कोटी रुपयाची मदत साखर कारखान्यांना असो किंवा वेगवेगळ्या प्रकारे आमच्या साखर उद्योगाला जगवण्याकरता जे काही निर्णय राज्य सरकारने घेतले ते आपण सगळ्यांनी डोळ्यांनी बघितले. पण एवढंच नाही तर केंद्र सरकारच्या वतीनं खऱ्या अर्थानं सहकाराला जगवण्याचं काम जर कोणी केलं असेल
तर ते देशाचे नेते माननीय नरेंद्रभाई मोदीजी यांनी केलं। ज्यावेळी मोदीजींनी MSPचा निर्णय केला आणि मिनिमम सेलिंग प्राइस साखरेला ही ज्यावेळेस लावण्यात आली, तरतूद तर अनेक वर्षापासून होती, पण कोणी लावत नव्हतं। कारखाने अडचणीत येत होते। FRP तर द्यायची आहे आणि FRP द्यायची आहे, ऊसाचा भाव ठरलेला आहे, पण साखरेचा भाव ठरलेला नाही आहे। अशा प्रकारची विचित्र अवस्था होती। MSP लावल्यामुळे खऱ्या अर्थानं इतक्या मोठ्या प्रमाणात साखर कारखाने जे आहेत ते तरले आणि त्यामुळे आमच्या शेतकऱ्यांना देखील FRP मिळाली आणि शेतकऱ्याचं देखील भलं झालं। आज आपण बघा 2013 ते 2021 मधला जो प्रवास आहे, या प्रवासामध्ये आमची FRP जवळजवळ 1000 रुपयांनी वाढवण्याचं काम हे टप्प्याटप्प्यानं माननीय मोदीजींच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी झालं। आणि एवढंच नाही तर जी इथेनॉलची नीती या ठिकाणी माननीय मोदीजींच्या माध्यमातून आली, त्या इथेनॉलच्या नीतीमुळे आज साखर कारखान्यांचे दिवस पलटले आहेत। पण एक गोष्ट या निमित्ताने अजून सांगितली पाहिजे की इथेनॉलच्या संदर्भातली सगळी नीती हे तयार करण्याकरता जो मंत्रिगट तयार झाला होता, तो मंत्रिगट देखील माननीय अमितभाई शाह यांच्याच अध्यक्षतेखाली तयार झाला होता आणि त्यांनीच हे सगळे इथेनॉलच्या संदर्भातले निर्णय घेतले। आज साखर कारखान्यांना या निर्णयांमुळे साखरेच्या भावावर अवलंबून राहावं लागणार नाही, तर इथेनॉलच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपला जो काही तोटा आहे तो भरून काढता येईल आणि मोठ्या प्रमाणात येत्या काळामध्ये अडचणीत असलेले साखर कारखाने हे पुन्हा एकदा फायद्यामध्ये येताना आपल्याला दिसतील। आणि याकरता केवळ इथेनॉल पॉलिसी तयार करून माननीय अमितभाई थांबले नाहीत, तर त्यासोबत या इथेनॉलच्या पॉलिसी करता मोठ्या प्रमाणात वित्तीय व्यवस्था झाली पाहिजे। या दृष्टीने देखील बँका असतील किंवा ऑइल कंपन्या असतील, या ऑइल कंपन्यांना इथेनॉल घेणं कंपल्सरी करून ट्रायपार्टाइट ॲग्रीमेंट तयार करून त्याच्या माध्यमातून त्यांना फायनान्स मिळवून द्यायची एक अभिनव कल्पना या देशामध्ये कोणी आणली असेल तर ती मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये अमितभाई शहा यांनी आणली। आणि त्यामुळे आज मोठ्या प्रमाणात इथेनॉलची अर्थव्यवस्था उभी राहिली की जी अर्थव्यवस्था आता या शुगर इंडस्ट्रीला पूर्णपणे या ठिकाणी परिवर्तित करते आहे। खरं म्हणजे अनेक निर्णय असे आहेत की जे या ठिकाणी सांगितले पाहिजेत, पण आपल्याला अमितभाईंचं देखील भाषण ऐकायचं आहे। मला एका गोष्टीचा या ठिकाणी आनंद आहे की या सहकाराच्या क्षेत्रामध्ये सातत्याने होणारा ऱ्हास थांबवण्याचं काम हे केंद्र सरकारने या ठिकाणी केलेलं आहे। आपण महाराष्ट्रामध्ये बघतो अनेक लोक जे सहकारी चळवळ धोक्यात आहे सांगतात, असे लोकच खासगी कारखाने काढून बसले आहेत आणि ते खासगी कारखान्याचे मालक आहेत आणि सहकारातले कारखाने खासगीमध्ये त्यांनी नेले आहेत आणि आता तेच आपल्याला शिकवत आहेत की सहकारी चळवळ ही अडचणीमध्ये आहे। माझा त्यांना देखील सल्ला आहे की जर सहकार चळवळ अडचणीत आहे तर तुम्ही त्या चळवळीला मदत करायच्या ऐवजी ते कारखाने खासगीमध्ये कवडी मोलाच्या भावाने विकत घ्यायचे आणि मग त्याच कारखान्यांच्या जमिनी कोट्यवधी रुपयात विकायच्या किंवा गहाण टाकायच्या आणि त्यातनं पुन्हा कारखाने उभे करायचे। हे जे काही शेतकऱ्यांच्या कारखान्यांना खासगी लोकांच्या घशात टाकण्याचं षडयंत्र या ठिकाणी चाललेलं आहे, हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे आणि सहकार जगला पाहिजे। पण काळजीचं कारण नाही, 75 वर्षानंतर का होईना देशाच्या सरकारला लक्षात आलं की सहकार हाच उद्धाराचा कारक असू शकतो आणि म्हणून 75 वर्षानंतर या देशामध्ये एक वेगळं सहकारिता मंत्रालय तयार झालं आणि ते मंत्रालय देशातले सगळ्यात दमदार मंत्री असलेले माननीय अमितभाई शहा यांच्याकडे गेलं। त्यामुळे आता सहकाराला मागे वळून पाहायची आवश्यकता नाही। खरं म्हणजे दांडेगावकरजींनी खूप चांगली मांडणी या ठिकाणी केली, त्यांनी काही अपेक्षा व्यक्त केल्या, अनास्कर साहेबांनी काही अपेक्षा व्यक्त केल्या। मला विश्वास आहे अनास्कर साहेब की या अपेक्षा पूर्ण होतील, कारण हे खरंच आहे आजपर्यंत रिझर्व्ह बँक ही आमच्या सहकारी बँकांना विचारायचीच नाही। आमच्या सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या खिचगणितीत नव्हते, पण आता मात्र चिंता नाही, आता सहकारी बँकांना अमितभाईंसारखा नेता लाभलेला आहे। त्यामुळे आता रिझर्व्ह बँकेला देखील सहकारी बँकांचं म्हणणं ऐकावं लागेल आणि सहकारी बँकांना आवश्यक ती मदत ही करावी लागेल। आणि म्हणून मला असं वाटतं की एक अतिशय चांगली
अशा प्रकारची सहकारिता परिषद विखे साहेब तुम्ही या ठिकाणी घेतली आणि मी तुमचे आभार मानतो की तुम्ही पद्मश्रींच्या सानिध्यामध्ये आम्हाला या ठिकाणी पहिल्या सहकार परिषदेमध्ये बोलवलं, त्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार मानतो आणि पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचे आभार मानून माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद माननीय फडणवीस साहेब. सहकार क्षेत्रातली सद्यस्थिती परखडपणे मांडत असतानाच माननीय अमितभाई शहा यांनी जे उपाययोजना सुरू केलेल्या आहेत त्याची माहितीही आत्ता आपल्याला फडणवीस साहेबांनी दिली. यानंतर आपण इथे एक उद्घाटन करणार आहोत प्रवरा मेडिकल कॉलेजच्या डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील मेमोरियल सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे. मी माननीय अमितभाई शहा यांना विनंती करते कि वो रिमोट का बटन दबाकर इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करें. मी आता आपल्या सर्वांच्या वतीने आपल्या देशाचे नेते आणि आजच्या या परिषदेचे प्रमुख मार्गदर्शन आदरणीय अमितभाई शाह साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन करावं. आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, मेरे मित्र और महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आमदार श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, श्रीमान राव साहेब दानवे पाटिल जी, श्री भागवत कराड जी, महाराष्ट्र शुगर मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश दांडेकर जी, अध्यक्ष महाराष्ट्र सहकारी बैंक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक श्री विद्याधर अनास्कर जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आज आप लोगों के दर्शन करने के लिए मुझे मौका मिला है, ऐसे हमारे श्री राधाकृष्ण विखे पाटिल जी, युवा खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी, श्री राजेंद्र जी, अर्जुन मुंडे जी, श्री महेंद्र गंदे जी और आज इस पवित्र भूमि पर उपस्थित सहकारिता परिषद में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि जिस भूमि से पूरे देश में स्वराज का नाद बुलंद किया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने और हिंदवी स्वराज की स्थापना की, वो पवित्र भूमि पर आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की जो घोषणा की, जो लक्ष्य रखा और उसकी प्राप्ति की, उसने सालों सालों तक भारत के अंदर स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा, ये तीनों की एक मजबूत नींव डालने का काम किया, जिस पर आज हमारा देश एक मजबूत इमारत बनकर खड़ा है। इस भूमि पर आया हूं, सबसे पहले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्य स्मृति को विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। यही भूमि संत ज्ञानेश्वर महाराज का भूमि है, जिन्होंने ऐसे समय में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की
जब देश को सबसे ज्यादा इसकी जरूरत थी, ज्ञानेश्वर महाराज ने पसायदान लिखकर विश्व कल्याण की कामना की और स्वधर्म को फिर से मजबूत करने का काम ज्ञानेश्वर महाराज ने किया। यह भूमि साईं बाबा की भूमि है। श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा और धैर्य, ये दो चीजें इन्होंने मानव जीवन में कठिन से कठिन समय को पारित करने के लिए कितनी उपयोगी है, इसको पूरी दुनिया को सिखाने का काम किया। पूरी दुनिया को सर्वधर्म समभाव और विश्व बंधुत्व की भावना समझाने का अपनी कृति से अगर किसी ने काम किया तो साईं बाबा ने किया। इनकी भी पुण्य स्मृति को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब ये भूमि, ये पूरे देश भर में सहकारिता के लिए काशी जितनी पवित्र भूमि है। यह भूमि ये है जहां पर सहकारिता की नींव डालने का काम पद्मश्री विखे पाटिल जी ने किया। और मैं आज पूरी प्रदर्शनी देखकर आया। मैंने देखा उस जमाने के अंदर गाडगिल साहब, विखे पाटिल साहब, सबने किस प्रकार से कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए ये आंदोलन को गति देने का काम किया होगा। मैं आज यहां आया हूं तब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि देश भर के सहकारिता आंदोलन के लोगों को एक बार इस भूमि की मिट्टी को माथे लगाना चाहिए, जिससे अपने आप को हम सहकारिता से समझें। हमारे यहां गुजरात में भी बहुत अच्छा सहकारी आंदोलन चला। वनकुट भाई मेहता की प्रेरणा और त्रिभुवन दास पटेल ने जो नींव डाला, आज अमूल पूरे दुनिया के अंदर सहकारिता का सबसे सफल मॉडल बनकर रहा है, जिसके अंदर हर रोज 36 लाख माताएं, बहनें, बेटियां अपना दूध भरकर अपना जीवन निर्वाह कर रही है। 50,000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर करने वाली एक कोऑपरेटिव गुजरात के अंदर बनी। और ये भूमि में ही एक नए प्रकार की शुरुआत पद्मश्री विखे पाटिल ने करी और इसी के कारण आज देश के अंदर सहकारिता आंदोलन यहां पर खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। विठ्ठलराव पाटिल, धनंजय राव गाडगिल और वैंकुट भाई मेहता ने जो आदर्श सहकारिता के स्थापित किए थे, सभी लोगों ने कहा सहकारी आंदोलन दिक्कत में, इसको मदद की जरूरत है। मैं इसमें सहमत हूं। इसको मदद करने के लिए ही मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय बनाया है। आजादी के 75 साल तक किसी को सहकारिता मंत्रालय बनाने का सोच नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75 साल के बाद आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर सहकारिता मंत्रालय इसलिए बनाया है क्योंकि वो जानते हैं कि सहकारिता आज भी प्रासंगिक है और सबका साथ सबका विकास का मंत्र केवल और केवल सहकारिता के आधार पर ही सफल हो सकता है। परंतु हमने आंदोलन के सभी कार्यकर्ताओं ने यह भी देखना पड़ेगा कि ये हालत क्यों हुई। अगर ये नहीं देखेंगे, सरकार की मदद लेते जाएंगे, कब तक देंगे? ये क्या सहकारी आंदोलन के सम्मान के साथ अनुकूल है? मैं समझ सकता हूं एक ऐसा समय आ जाए, एक ऐसा कालखंड आ जाए, किसी भी आंदोलन को मदद की जरूरत पड़ती है, सरकार तत्काल मदद जरूर करे। परंतु हमारे अंदर जो दोष है वो दोषों से भी सहकारिता आंदोलन को मुक्त करने की जिम्मेदारी हम सब सहकारिता आंदोलनों के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता की। एक जमाने में महाराष्ट्र के हर जिले में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आइडियल माने जाते थे। आज स्थिति क्या हो गई? सिर्फ 3 बचे। क्यों? क्या हो गया? हजारों करोड़ के घपले घोटाले कैसे हुए? ये रिजर्व बैंक ने किए है क्या? ना जी, रिजर्व बैंक ने नहीं किया। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी करने यहां नहीं आया हूं, ना मुझे राजनीतिक टिप्पणी करनी है।
मैं मगर सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ताओं को इतना जरूर कहना चाहता हूं, सरकार आपके साथ खड़ी है, मोदी जी आपके साथ खड़े हैं। अब सहकारिता आंदोलन को कोई अन्याय नहीं कर सकता, परंतु साथ ही साथ हमने भी पारदर्शिता लानी पड़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। हमारे यहां प्रोफेशनल बच्चों को जगह देनी पड़ेगी, प्रोफेशनल बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार कर सम्मान पूर्वक सहकारिता का मंत्र उनको सिखाकर सहकारी आंदोलन के अंदर जोड़ना पड़ेगा, उनको उचित स्थान देना पड़ेगा और उनके हाथ में ये धुरा देनी पड़ेगी। तब जाकर ये आंदोलन और 50-100 साल जी सकते। पद्मश्री विखे पाटिल ने जिस आंदोलन की नींव यहां रखी, वैकुंठ भाई मेहता और गाडगिल साहब ने जिस आंदोलन की नींव यहां रखी, उसको अभी 100 साल आगे ले जाना है तो मैं मानता हूं हमारे अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे। खैर ये मौका नहीं है कटु बात करने का, मगर मैं इतना निश्चित कहता हूं नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से सहकारिता को जो भी मदद चाहिए, इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार 24 घंटे 365 दिन तैयार है और हम इस आंदोलन को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। मित्रों, विठलराव विखे पाटिल ने यहां पर जिस दूरदर्शिता के साथ किसानों की समृद्धि के लिए इस साकर कारखाना डाला, वो साकर कारखाना आज भी कोऑपरेटिव तरीके से चल रहा है। इसका मुझे आनंद है क्योंकि बहुत सारे कोऑपरेटिव शुगर मिल प्राइवेट हो गए। मुझे बहुत आनंद है कि कम से कम एक साकर कारखाना को बचा कर रखा है और अच्छे से चला रहे हैं, क्यों एक प्रेरणा स्रोत हमारा अक्षुण्ण रह गया है। परंतु मित्रों, हमने इस स्थान पर आज जब हम सब इकट्ठा हुए हैं, तब महाराष्ट्र ने जो सहकारिता आंदोलन में योगदान दिया है उसको जरूर याद करना चाहिए। 1923 में लौनी में सहकारी क्रेडिट सोसाइटी बनी, उसके बाद सहकारी मिल बनी और ये प्रवरा क्षेत्र, ये पूरा, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, प्रवरा क्षेत्र सहकारिता आंदोलन के साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए और सहकारिता आंदोलन के लिए सहकारिता की काशी है, इसमें हमारे मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और ये प्रवरा की शुगर फैक्ट्री ने ढेर सारी चीजें हमने हमारे सामने रखी है कि एक अच्छा प्रशासन अगर होता है तो सालों सालों तक कोऑपरेटिव कितने अच्छे तरीके से चल सकती। मित्रों, जब सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई, काफी लोगों ने पूछा कि अब इसकी रिलेवेंसी क्या है, प्रासंगिकता क्या है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, देश को कहां ले जा रहे हैं। मित्रों, मैं आज उन सब को जवाब देने के लिए आया हूं। हम जो चीनी मिल की बात कर रहे हैं, देश में कोऑपरेटिव चीनी मिल से चीनी का 31% उत्पादन सहकारी चीनी मिल करती है, वो आज देश में सबको मालूम नहीं। हम जो दूध खरीदते हैं, वो दूध का लगभग 20% उत्पादन कोऑपरेटिव क्षेत्र करता है। 13% गेहूं, 20% धान, उसकी खरीदी कोऑपरेटिव करते हैं और 25% खाद का निर्माण, उत्पादन और वितरण दोनों कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। इफको और क्रिप्को एक ऐसी कोऑपरेटिव है जिसका स्टडी दुनिया भर में करते हैं। लिज्जत पापड़ एक ऐसी कोऑपरेटिव है जिसका स्टडी दुनिया भर के महिला संगठन करने के लिए आते हैं। हमारा अमूल एक ऐसा कोऑपरेटिव है जो 36 लाख बहनों को हर रोज सुबह शाम पैसा देने का काम करता है। ये सफलता है। कोऑपरेटिव का मूल मंत्र क्या है? कोऑपरेटिव का मूल मंत्र है कि एक बात सही है, हम में आर्थिक क्षमता इतनी नहीं है, आर्थिक क्षमता हमारी कम है, बहुत कम है शायद, उत्पाद करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, मगर हमारी संख्या बहुत बड़ी है। आर्थिक क्षमता कम है, संख्या बहुत बड़ी है। कोऑपरेटिव के माध्यम से हम सब एकत्रित आ जाते हैं तो हमारी ताकत इतनी हो जाती है कि किसी के सामने भी लोहा लेने के लिए हम खड़े हो सकते हैं। और इसी मंत्र के आधार पर आज तक देश भर में कोऑपरेटिव चला है। मित्रों,
जब से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, चीनी मिलों की समस्याओं को बड़े ढंग से स्टडी किया गया और एक के बाद एक उसको सुलझाया गया। मैं कोई आगे की सरकारों पर टिप्पणी करना नहीं चाहता था, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि रॉ शुगर पर इंपोर्ट ड्यूटी डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था, क्योंकि रॉ शुगर पर इंपोर्ट करने में हमारे किसी मंत्री का कोई लेन देन नहीं था। शुगर के एक्सपोर्ट सब्सिडी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया और इथेनॉल का उपयोग, उसका ब्लेंडिंग बढ़ाकर चीनी मिलों को आगे बढ़ाने का काम, इथेनॉल के दाम में भी बढ़ोतरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है। मगर इसके पहले ही काफी सारी चीनी मिलें आर्थिक रूप से बदहाल हो गई थी। 4-5 साल ऐसे चले कि वहां तकलीफ खड़ी हो गई। तो इससे बाहर निकलने के लिए ट्राई पार्टी एग्रीमेंट पेट्रोलियम कंपनियों के साथ किया, एस्क्रो अकाउंट की व्यवस्था करी है और अब थोड़े ही समय में एस्क्रो अकाउंट की मान्यता क्रेडिट वर्दीनेस के लिए रिजर्व बैंक देने वाली है, जिससे साकर कारखानाओं का बहुत बड़ा आर्थिक संकट खत्म होने वाला है। मित्रों, लगभग महाराष्ट्र की सभी चीनी मिलों को एक नए नजरिए से देखने का काम हमारे राधाकृष्ण विखे पाटिल और देवेंद्र जी मेरे साथ सबको लेकर आए थे, हर्षवर्धन भी थे। हमने इसको डिटेल स्टडी किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे संपूर्ण प्रयास रहेंगे कि शुगर मिलों को बैठा किया जाए, शुगर मिल चालू रहे और कोऑपरेटिव शुगर मिल एक भी प्राइवेट में परिवर्तन करने का नौबत ना आए, इसके लिए भारत सरकार संपूर्ण प्रयास करेंगे। परंतु राजनीतिक आधार पर जो शुगर मिल के संचालक, जो शुगर मिल का मैनेजमेंट राजनीतिक विचारधारा के दृष्टि से हमारे साथ नहीं है, उसकी राज्य सरकार की गारंटी न देना वो कितना उचित है। मैं यहां आया, ढेर सारे लोगों के फोन हैं कि अब क्या करोगे आप महाराष्ट्र में। मैं सहकार मंत्री बना, बहुत सारे सवाल उठाए। मैं सहकार में कुछ तोड़ने नहीं आया हूं, जोड़ने आया हूं। मगर राज्य सरकार भी राजनीति से ऊपर उठकर कोऑपरेटिव को देखना शुरू करे, इतना मैं जरूर कह सकता हूं। कोऑपरेटिव का संचालक मंडल कौन है, किस पार्टी से, इसके आधार पर उसको फाइनेंस होगा क्या? क्यों आज हमें सुनवाई करनी पड़ रही है दिल्ली में? राज्य सरकार के, राज्य के स्तर पर चीनी मिलों के मसले क्यों हल नहीं होते? कुछ के तो हो जाते हैं, कुछ के नहीं करते हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि मुझे सलाह देने की जगह अपने गिरेबान में जाग कर देखिए। आपको सबसे पहले जरूरत है राजनीतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठने की और सहकारिता आंदोलन को मदद करने की। मित्रों, ये पक्षपातपूर्ण रवैया जो हो रहा है, इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं मूक प्रेक्षक बनकर बैठ नहीं सकता, मेरी जिम्मेदारी है और इसको मैं इसीलिए आज पहले बहुत अच्छे तरीके से कहने आया हूं कि भाई हम सब ने इससे ऊपर उठकर सोचना चाहिए। मैं ये भी विश्वास देता हूं कि मेरे सामने भी जो मसला आएगा वो सहकारिता का यूनिट कौन चलाया है वो कोई नहीं देखेगा, कैसा चल रहा है वो जरूर देखेंगे, कौन चला रहा है वो नहीं देखेंगे। और राज्य सरकार ने भी इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, यहां अनस्कर साहब बैठे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं विद्याधर जी कि आपने जिस स्पिरिट से बात करी है, इससे भी ज्यादा सोचकर हम बैंकों को बचाने के लिए जो बन पड़ेगा वो सभी करेंगे।
और मैं इतना आश्वासन देना चाहता हूं, कोई नई कमेटी नहीं बनाएंगे। बहुत सारी कमेटियां बन गई, बहुत सारे रिपोर्ट भी आ गए, रिपोर्ट रद्दी में भी चले गए, किसी रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। कोई कमेटी की जरूरत नहीं है। आप जैसे विद्वानों के साथ बैठकर हम समस्या को समझेंगे और उसका रास्ता भी निकालेंगे और आगे भी ले जाएंगे। मित्रों, कोऑपरेटिव चाहे फाइनेंस के क्षेत्र में हो, चीनी मिल के क्षेत्र में हो, दूध के क्षेत्र में हो, उर्वरक के खाद के क्षेत्र में हो, चाहे वितरण के क्षेत्र में हो, चाहे मार्केटिंग के क्षेत्र में, आज के समय के अनुकूल उसको बनाना पड़ेगा। हमारी पद्धतियों को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, कंप्यूटराइजेशन करना पड़ेगा। हमारे कर्मचारियों में प्रोफेशनल को सम्मानित जगह देनी पड़ेगी। उनको जो पैकेज बाहर उपलब्ध है वो पैकेज देने का काम भी करना पड़ेगा और उनके साथ में लेकर स्पर्धा के बीच में टके रहने का दम सहकारिता आंदोलन ने खड़ा करना पड़ेगा। तभी जाकर हम सहकारिता आंदोलन को और 50 साल और 100 साल ले जाएंगे। मित्रों, मैं मानता हूं कि सहकारिता आंदोलन में एक नए प्राण फूंकने का समय था। उसी वक्त मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय बनाया है। हम इसकी यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रहे हैं। हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स का लॉ कानून भी बदलने जा रहे हैं। हम देश के सारे पैक्स का कंप्यूटराइजेशन भी करना चाहते हैं। हम और क्षेत्र जो सहकारिता से आज नहीं जुड़े हैं, इसको किस तरीके से जोड़ा जाए, ऐसा भी इसके लिए स्टडी करने के लिए भी एक कमिटी सचिवों की काम अभी कर रही है। और मित्रों, आने वाले दिनों के अंदर एक सहकार नीति भी नहीं लाएंगे जो और 25 साल तक सहकारी आंदोलन में प्राण फूंकने का काम करेगी। मैं आज यहां पर आया हूं, तब मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर सहकारिता की शुरुआत जो 2-3 राज्यों में हुई, उसमें से एक महाराष्ट्र है। आज भी महाराष्ट्र का सहकारी आंदोलन बहुत मजबूत है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है। एक संकट का समय आया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर महाराष्ट्र के सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस संकट के समय में से बाहर निकलेंगे। और आज ऐसी जगह पे बात कर रहे हैं, पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटिल का मूल स्थान, जहां पर पहली शुगर मिल बनी थी, कोऑपरेटिव शुगर मिल बनी थी, उस पुण्य स्मृति के स्थान पर हम बात कर रहे हैं। जरूर ईश्वर भी हमारी सहायता करेगा, इसका मुझे विश्वास है। आज मैं राधा कृष्ण विखे पाटिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये परिषद को उन्होंने बुलाया, आपसे मिलने का मुझे मौका दिया और इस स्थान को, पवित्र स्थान पर इस सहकारी सम्मेलन कर उन्होंने एक प्राण फूंकने का महाराष्ट्र के सहकारिता आंदोलन में काम किया है। मैं फिर से एक बार मोदी जी से की ओर से आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जो करना जरूरी होगा वो सब हम करेंगे, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि सहकारिता आंदोलन और 50-100 साल तक इस देश के गरीब किसान, इस देश की गरीब महिलाएं और युवाओं को सम विकास का मौका दे, समान अवसर प्रदान करे और समान रूप से सबको समृद्ध करते हुए पूरे समाज का विकास करे। फिर से एक बार विखे पाटिल जी, गाडगिल जी और वेंकुट भाई की त्रिपुटी के कामों को, उनकी प्रेरणामयी वाणी को और उनके स्थापित किए हुए मॉरल सिद्धांतों को प्रणाम कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आप हमें अपने विचारों से अनुग्रहित करने के लिए। यानंतर मी विनंती करते आहे माननीय डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांना, त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं। आजच्या या सहकार परिषद व शेतकरी मेळाव्याला उपस्थित असलेले आपले सर्वांचे मार्गदर्शक, देशाचे गृहमंत्री व प्रथम सहकार मंत्री माननीय अमितभाई शहांचे मी मनापासून धन्यवाद देईल की त्यांनी आपल्या व्यस्त वेळातून या ठिकाणी सर्व शेतकऱ्यांना संबोधित केलं। त्याचबरोबर राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, माननीय चंद्रकांत दादा,
केंद्रीय मंत्री माननीय दानवे साहेब, माननीय कराड साहेब, विरोधी पक्षनेते माननीय प्रवीणजी दरेकर साहेब, माननीय गिरीशजी महाजन साहेब, माननीय अनास्कर साहेब, माननीय दांडेगावकर साहेब, माननीय हर्षवर्धन पाटील साहेब, माननीय पिचड साहेब, पद्मश्री असलेले माननीय पोपेरेताई, माननीय पोपटरावजी पवार साहेब, उपस्थित असलेले सर्व सन्माननीय आमदार, खासदार, सर्व सहकार क्षेत्राशी निगडीत असलेले सर्वांचे मी प्रवरा परिसराच्या वतीने मनापासून आभार मानतो। त्याचबरोबर या कार्यक्रमाला आलेले सर्व तमाम शेतकरी बांधव, सर्व आमच्या माता भगिनी, सर्वांचे मी प्रवरा उद्योग समूहाच्या वतीने मनापासून आभार मानतो। उपस्थित असलेले सन्माननीय पत्रकार, टेलिमीडिया, प्रिंट मीडिया सर्वांचे प्रतिनिधींचे मी मनापासून आभार मानतो आणि आपण सगळ्यांनी एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून हा कार्यक्रम यशस्वी केल्याबद्दल आपले सगळ्यांचे आभार। सगळ्यांना विनंती करतो की सगळ्यांनी राष्ट्रगीतसाठी आपण उभं राहावं। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। सगळ्यांना विनंती आहे आपण जागेवरच थोडं थांबायचंय। कॉन्वॉय निघाल्यानंतर मग आपण आपल्या जागेहून त्या ठिकाणी स्थानपन्न होऊ। सगळ्यांना बाळासाहेब, सगळ्यांना विनंती आहे थोडंसं थांबून राहा। कॉन्वॉय निघाल्यानंतरच आपण सगळ्यांनी मार्गग्रस्त व्हायचंय। आपण सगळे आल्याबद्दल पुनश्च एकदा प्रवरा उद्योग समाजाच्या वतीने मनापासून आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।